कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आपका नरेंद्र आर्या क्लासेस में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है आपका वो आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए राष्ट्रपति पहले जान लीजिए राष्ट्रपति होते कौन है। तो संसद आप जानते होंगे कि संसद क्या होती है। तो संसद ध्यान देना, संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा होती है, एक क्या होती है राज्यसभा होती है। और ध्यान देना अगर पूछा जाए संसद के कितने अंग होते हैं तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और कौन होता है राष्ट्रपति होते हैं। तो उसी संसद के एक भाग में याद रखिएगा हम लोग राष्ट्रपति पढ़ने जा रहे हैं। अगर राष्ट्रपति पर बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या पूछा जाता है आपसे। राष्ट्रपति में सबसे पहले बात याद रखिएगा, अगर पूछा जाए ये बताइए भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक याद रखिए कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। अगर कहा जाए ये बताइए तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है। तो ध्यान देना राष्ट्रपति होता है। ध्यान देना तीनों सेनाओं का अगर कह दिया प्रमुख या कह दे सुप्रीम कमांडर भी कौन होता है। तो सुप्रीम कमांडर भी याद रखना कौन होता है, राष्ट्रपति होते हैं। अगर कहा जाए ये बताइए तीनों सेनाओं के सीडीएस कौन है। तो ध्यान देना सीडीएस अभी हाल ही में कौन जो सीडीएस थे ना बिपिन रावत थे, उनकी अभी हाल ही में प्लेन क्रैश दुर्घटना में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ध्यान देना पहले सीडीएस कौन थे, याद रखना बिपिन रावत थे। आपसे पूछा जाए ये बताइए, जो पूछा जाता है कि जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत बनाए जाते हैं भारत में। तो याद रखिए अनुच्छेद 52 में कहा गया है। किसमें, अनुच्छेद 52 में। याद रखना अनुच्छेद किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत में क्या होंगे, राष्ट्रपति होंगे। याद रखना भारत में एक राष्ट्रपति होगा किसमें कहा गया है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 52 में कहा गया है। ध्यान देना जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है या संघीय कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। और पूछा जाता है कि संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ध्यान देना अनुच्छेद 53 के तहत, किसके तहत, अनुच्छेद 53 के तहत संघीय कार्यपालिका का, किसका, संघीय कार्यपालिका का याद रखिएगा, संघीय कार्यपालिका का प्रमुख याद रखना, प्रमुख पूछा जाए आपसे तो संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। अब अगर पूछा जाए संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष बताइए, तो संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, याद रखना प्रधानमंत्री होता है। ध्यान दीजिएगा राष्ट्रपति से एक प्रश्न और बनता है कि राष्ट्रपति जो होते हैं, ध्यान देना वो एकता, अखंडता और सुदृढ़ता के क्या होते हैं, प्रतीक होते हैं। याद रखिएगा सुदृढ़ता के क्या होते हैं, प्रतीक होते हैं। याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए ये बताइए एकता आखिरकार क्यों कहा जाता है कि राष्ट्रपति एकता के प्रतीक होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो भारत देश के अन्य देशों के साथ समझौते होते हैं या संधि होती है वो किसके नाम पर होती है, तो राष्ट्रपति के नाम पर होती है। याद रखना राष्ट्रपति के नाम पर क्या होती है, तो संधि या समझौते जो होते हैं इसके साथ, जो अन्य देशों के साथ होते हैं वो किसके नाम पर होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा भारत के राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। अगला अगर बात किया जाए, ये तो राष्ट्रपति के बारे में जानकारी थी। नेक्स्ट जो अगर बात किया जाए कि राष्ट्रपति आखिरकार जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट जो है देखिएगा योग्यता में सबसे पहली बात है कि राष्ट्रपति के पास क्या होने चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और क्या होना चाहिए कि वो व्यक्ति जो होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए उसकी उम्र जो होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो तो वो भारत का क्या बन सकता है। योग्यताओं के बारे में जानेंगे हम लोग। ध्यान देना योग्यता में सबसे पहली बात है कि राष्ट्रपति की क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति जो बनना चाहता है वो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। तो अगला बात किया जाए तो राष्ट्रपति की कितनी उम्र होनी चाहिए, राष्ट्रपति की
तो 35 वर्ष जो व्यक्ति उम्र पूरा कर चुका हो और भारत का नागरिक हो तो वो क्या बन सकता है, तो राष्ट्रपति बन सकता है। अगला बात किया जाए कि राष्ट्रपति जो होने चाहिए वो क्या नहीं होने चाहिए, याद रखना, पागल व दिवालिया, पागल व दिवालिया याद रखना नहीं होने चाहिए। यानी पागल का मतलब यह है कि व्यक्ति अगर पागल होगा तो निर्णय कैसे ले पाएगा। दिवालिया का मतलब यह है कि देश निकाला गया है, किसी कारणवश देश से बाहर निकाला गया है, तो ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। दूसरी बात ध्यान देना कि राष्ट्रपति कौन बन सकते हैं, तो लाभ के पद पर, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पद पर नहीं होना चाहिए, वह व्यक्ति नहीं होना चाहिए, याद रखना। कौन व्यक्ति बन सकता है, तो ध्यान देना कौन कौन व्यक्ति बन सकता है। तो पहली बात है राष्ट्रपति कौन बन सकता है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। कहाँ का नागरिक, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। अगली बात है कि राष्ट्रपति कौन बन सकता है, तो जिसकी उम्र 35 साल पूरी हो चुकी हो वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। दूसरी बात कि पागल और दिवालिया व्यक्ति नहीं होना चाहिए, वह व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। दूसरी बात है कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद के बारे में जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। लाभ के पद दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है हमारा, ध्यान देना, लाभ पद दो प्रकार के होते हैं, एक लाभ का पद होता है, एक सेवा का पद होता है। लाभ के पद की बात किया जाए, जैसे लाभ के पद कौन कौन से होते हैं, तो लाभ के पद जो होते हैं सरकारी नौकरियां जो होती है, जैसे इंजीनियर है, डॉक्टर है, मास्टर है, ये सारे पद कैसे कहलाते हैं, लाभ के पद कहलाते हैं। और ध्यान दीजिएगा जैसे लाभ के पद कौन कौन से नहीं होते हैं, तो ध्यान देना जो राष्ट्रपति का पद होता है वो कैसा पद नहीं है, तो ध्यान देना लाभ का पद नहीं है। उपराष्ट्रपति का पद जो है, उपराष्ट्रपति का पद जो है वो कैसा पद नहीं है, ध्यान देना लाभ का पद नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री होते हैं या राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं, तो ये सारे पद जो होते हैं वो कैसे पद हैं, ध्यान देना ये सभी के सभी कैसे पद हैं, ध्यान देना ये सेवा के पद हैं, सेवा के पद है, ये लाभ के पद नहीं है। दूसरी योग्यता राष्ट्रपति के पास क्या होना चाहिए, लोकसभा का, याद रखना, लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो, बनने की योग्यता रखता हो, वह व्यक्ति क्या बन सकता है, तो ध्यान देना वह व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। इतनी बातें आप याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला नेक्स्ट बात किया जाए कि राष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में आपने जान लिया। राष्ट्रपति की योग्यता के बाद नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा, राष्ट्रपति का आखिरकार चुनाव कैसे होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में हम लोग जानेंगे। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है, ध्यान दीजिएगा, एकल समकक्षीय मत पद्धति के आधार पर होता है। किस आधार पर होता है राष्ट्रपति का चुनाव, तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो एकल समकक्षीय मत पद्धति के आधार पर होता है। अगर आधार आपसे पूछा जाए कैसे होता है या आधार पूछा जाए, तो याद रखना कैसे होता है, एकल समकक्षीय संक्रमणी मत पद्धति, मत पद्धति, याद रखना किस आधार पर होता है, एकल समकक्षीय मत पद्धति के आधार पर होता है। देखिए राष्ट्रपति का अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए क्या होने चाहिए, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। कहां से 50 प्रस्तावक होने चाहिए, तो 50 प्रस्तावक लोकसभा से, लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो ध्यान देना लोकसभा के 50 सदस्य उसके पास होने चाहिए। ध्यान देना राष्ट्रपति का अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो 50 क्या होने चाहिए, अनुमोदक होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा राष्ट्रपति के पास क्या होने चाहिए, 50 अनुमोदक और 50 क्या होने चाहिए, प्रस्तावक। तो अब बात करते हैं आखिरकार अनुमोदक क्या होता है। तो प्रस्तावक और अनुमोदक में जान लीजिए, प्रस्तावक उसे कहते हैं कि जो प्रस्तावक उसे कहते हैं जो हस्ताक्षर, ध्यान देना, हस्ताक्षर करके कहें 50 लोग ऐसे जो लोकसभा या राज्यसभा से, ध्यान देना लोकसभा या राज्यसभा का क्या हो, 50 ऐसे मेंबर या सदस्य जो क्या कहते हैं, हस्ताक्षर रूप से कह दें कि राष्ट्रपति हम इनको बनाना चाहते हैं, तब वो राष्ट्रपति बन सकता है। दूसरी बात अनुमोदक, अनुमोदक का मतलब ये हुआ कि ऐसे ही औपचारिक रूप से व्यक्ति कह दे कि हाँ ठीक है, हाथ उठाकर। दूसरी बात किया जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए ध्यान देना 15,000 की जमानत राशि रखी गई है। जमानत राशि कितनी होनी चाहिए, ध्यान देना राष्ट्रपति को जमानत राशि के रूप में कहाँ जमा करना रहता है, तो ध्यान देना राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है, तो जो चुनाव आयोग होता है वो राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। तो इस प्रकार से जमानत राशि 15,000 रुपए लगती है। तो राष्ट्रपति के पास कितना, ध्यान देना 15,000 रुपए कहाँ जमा करेंगे, तो राष्ट्रपति ध्यान देना जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपए चुनाव आयोग के पास जमा करते हैं। अगर बात किया जाए कि राष्ट्रपति
जमानत राशि जब्त भी हो जाती है अगर कुल मतों का, ध्यान देना, कुल मतों का 1/6 मत, कितना मत, एक कुल मत का, कुल मत कौन से, जो लोकसभा राज्यसभा के कुल मत है, ध्यान देना, सीटें हैं, कुल मतों का कितना, 1/6 मत नहीं प्राप्त करते हैं तो राष्ट्रपति की क्या हो जाती है, जमानत राशि जो हो जाती है वो, ध्यान देना, जब्त हो जाती है। इतना गौर करिएगा। राष्ट्रपति के ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है कि आखिरकार राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, हमने बता दिया एकल समष्टि मत पद्धति के आधार पर होता है। राष्ट्रपति का अगर कोई मामला फंस जाए, चुनाव संबंधी कोई मामला फंस जाए तो कहां जाएंगे राष्ट्रपति, तो ध्यान देना अनुच्छेद 71 में कहा गया है। किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो ध्यान देना अनुच्छेद 71 में, इसमें अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति से चुनाव से संबंधित, इससे चुनाव से संबंधी मामले जो सुने जाएंगे वो केवल और केवल, ध्यान देना, केवल और केवल कहां सुने जाएंगे, ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट में, यानी उच्चतम न्यायालय में चुनाव संबंधी मामले सुने जाते हैं। किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 71। ध्यान दीजिएगा। अगला अगर बात किया जाए कि चुनाव के बारे में आपने ये जान लिया, ध्यान देना, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन व्यक्ति भाग लेता है, तो ये जानिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में पहली बात याद रखना, दोनों सदनों के कैसे सदस्य, निर्वाचित सदस्य क्या लेते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं। दोनों सदन कौन से होते हैं, तो ध्यान देना, लोकसभा जो होता है और कौन, राज्यसभा जो होता है, इसके कैसे सदस्य, तो दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। दूसरी बात, जो राज्यों की विधानसभाएं हैं, कौन, विधानसभा है, ध्यान देना, राज्यों की जो विधानसभाएं हैं वहां से निर्वाचित जो सदस्य हैं, कौन, निर्वाचित सदस्य है, वो लोग क्या लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तीसरा याद रखना, ध्यान दीजिएगा, 70वें संविधान संशोधन 1992 से, ध्यान देना, 2 केंद्र शासित प्रदेश, कौन, दिल्ली और पांडिचेरी, यहाँ की विधानसभाएं, ध्यान देना, दिल्ली और पांडिचेरी 2 केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखना, केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा, दिल्ली और पांडिचेरी 2 जगहों के केंद्र शासित प्रदेश है। वो कब से चुनाव में भाग लेने लगे, तो ध्यान देना, यहाँ पर क्या है, विधानसभाएं हैं, यहाँ क्या है, विधानसभा है, दोनों जगह क्या है, ध्यान देना, विधानसभाएं हैं दोनों जगह पर, इसके भी सदस्य भाग लेते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, तो ध्यान देना, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य लेते हैं भाग, कौन, दोनों सदन, तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगला कौन, राष्ट्रपति के चुनाव में, ध्यान देना, कौन कौन भाग लेते हैं, तो राज्यों की विधानसभाओं के, ध्यान देना, राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो लोग भाग लेते हैं। ध्यान देना, दिल्ली और पांडिचेरी 2 केंद्र शासित प्रदेश, मात्र 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, कहां, दिल्ली और पांडिचेरी, जहां के, ध्यान देना, निर्वाचित सदस्य क्या लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। दूसरी, ध्यान देना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये चीज याद रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पांडिचेरी को तो भाग लेते हैं, दिल्ली और जो पांडिचेरी है ये चुनाव में भाग लेते हैं, याद रखना, लेकिन महाभियोग में नहीं, याद रखना, महाभियोग में, यानी राष्ट्रपति का जो महाभियोग है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है, किस अनुच्छेद के तहत लगता है, तो अनुच्छेद, ध्यान देना, अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग राष्ट्रपति पर लगता है। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य तो भाग लेते हैं, लेकिन ध्यान देना, जब महाभियोग लगता है तो दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ध्यान देना, महाभियोग में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं और मनोनीत सदस्य होते हैं वो सभी भाग लेते हैं, ध्यान देना, राष्ट्रपति के महाभियोग में। लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि दिल्ली और पांडिचेरी दोनों ही निर्वाचित सदस्य थे विधानसभाओं के, लेकिन ये लोग महाभियोग में राष्ट्रपति के नहीं भाग लेते हैं। ये बात गौर करिएगा, बहुत घुमा फिरा के प्रश्न आते हैं। अगला बात किया जाए कि राष्ट्रपति के आखिरकार ये चुनाव हो गया, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव के बाद बात किया जाए कि तो राष्ट्रपति के शपथ की बात किया जाए, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति के सदस्य शपथ, ध्यान दीजिएगा, जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो लोग क्या दिलाते हैं, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं।
राष्ट्रपति को शपथ, ध्यान देना, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर मैं पूछ लूं आपसे, ये बताइए, राष्ट्रपति को तो दिला दिए, लेकिन उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है? तो याद रखना, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति दिलाते हैं। जैसे मैं पूछूं, राष्ट्रपति आखिरकार कितने व्यक्तियों को शपथ दिलाते हैं? राष्ट्रपति कितने व्यक्तियों को शपथ दिलाते हैं? ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के शपथ की बात किया जाए तो राष्ट्रपति के शपथ की बात किस अनुच्छेद में कहा गई है? तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन है। इसमें 60 में राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति किसको किसको शपथ दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति, ध्यान दीजिएगा, अगर पूछा जाए राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, कौन? मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, उसको उसकी शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो क्या करते हैं? राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो हाई कोर्ट राज्यों में क्या होते हैं? बताओ, राज्यों में हाई कोर्ट होते हैं, राज्यों में हाई कोर्ट होते हैं। वहां पर जो न्यायाधीश होते हैं, क्या न्यायाधीश होते हैं या मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं हाई कोर्ट के, उनको शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। ध्यान देना, जो प्रधानमंत्री होते हैं, तो प्रधानमंत्री को कौन दिलाता है? ध्यान देना, राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। अगर बात किया जाए जो संघ के मंत्री होते हैं, तो संघ के मंत्री को कौन शपथ दिलाता है? ध्यान देना, राष्ट्रपति दिलाते हैं। ध्यान देना, यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि राष्ट्रपति कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं? गौर करिएगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत एक तो राज्यों के राज्यपाल बने रहते हैं, राज्यों के राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं? तो राज्यपाल के, ध्यान देना, राज्यों के राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। दूसरा, ध्यान देना, महान न्यायवादी जो होते हैं वो किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं? ध्यान देना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। ध्यान देना, एक प्रश्न और आप यहाँ गौर करिएगा, जो केंद्र में, ध्यान देना, ये महान न्यायवादी कौन होता है? तो भारत सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी या भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील कौन होता है? ध्यान देना, महान न्यायवादी। अगर पूछा जाए महान न्यायवादी का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो याद रखना अनुच्छेद 76 में महान न्यायवादी का वर्णन है। ध्यान देना, राज्यों का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? तो राज्यों का विधि अधिकारी सबसे बड़ा कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। कौन होता है? महाधिवक्ता होता है, याद रखिएगा। ध्यान देना, महाधिवक्ता, घुमा के आता है प्रश्न, महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं? तो ध्यान देना, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। गौर करिएगा, घुमा फिरा के प्रश्न आते हैं। तो दो व्यक्ति हैं राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है, तो किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बनी रहेगी? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक वो पद पर रहेंगी, और जिस दिन नहीं चाहेंगे हटा देंगे। समझिएगा बात। इसीलिए हर आप दूसरे महीने तीसरे महीने देखते हैं कि राज्यों के राज्यपाल क्या होते हैं? परिवर्तित होते रहते हैं। नेक्स्ट, ध्यान दीजिए कि ये किसको दिलाते हैं, और एक पॉइंट नोट करके लिखना, नोट करके दिमाग में रखिए, नोट भी बनाते रहिए। दूसरी बात, अगर पूछा जाए कि जो आयोग है, विभिन्न आयोग जो है, तो विभिन्न आयोग के अध्यक्षों को शपथ कौन दिलाते हैं? तो विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों को शपथ कौन दिलाता है? ध्यान देना, राष्ट्रपति दिलाते हैं। जैसे विभिन्न आयोगों में, जैसे आपने सबसे पहला आयोग हम लेते हैं वित्त आयोग, ये ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला देखिएगा, अगर बात किया जाए वित्त आयोग, किसकी? वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगर बात किया जाए जैसे महिला आयोग, तो महिला आयोग को शपथ महिला आयोग के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति दिलाएंगे। जैसे आपने अल्पसंख्यक आयोग का नाम सुना होगा, उसको शपथ कौन दिलाता है? तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, थोड़ी सी बात कर लेते हैं वित्त आयोग पर। किस पर बात कर लेते हैं? वित्त आयोग। अगर बात किया जाए वित्त आयोग के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो ध्यान देना, राष्ट्रपति दिलाते हैं। वित्त आयोग के बारे में सबसे पहला प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है, बताइए वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन है। आपसे पूछा जाता है वित्त आयोग का गठन कब हुआ? तो ध्यान देना, 1951 में हुआ। आपसे पूछा जाता है वित्त आयोग के, ये बताइए प्रथम अध्यक्ष बताइए। तो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताओ। केसी नियोगित है। कौन थे? केसी नियोगित है। आपसे पूछा जाता है, ये बताइए वित्त आयोग का कार्य क्या होता है? तो वित्त आयोग का कार्य होता है, जो राज्य होते हैं, ध्यान देना, राज्य जो होते हैं वो राज्य व
केंद्रों के बीच, ध्यान देना, केंद्रों के बीच क्या करना होता है, बीच क्या करना, करों का बंटवारा करना। करों का बंटवारा करना किसका काम होता है, बंटवारा करना किसका काम होता है, वित्त आयोग का काम होता है। याद रखिएगा, वित्त आयोग किसमें है, अनुच्छेद 280 में है। अगर पूछा जाए ये बताओ अब तक कितने वित्त आयोग गठित हो चुके हैं, तो पूछा जाता है अब तक कितने वित्त आयोग गठित हो चुके हैं, याद रखना 15 वित्त आयोग अब तक गठित हो चुके हैं। अगर पूछा जाए ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, या वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ध्यान देना वाईवी रेड्डी है। कौन है, वाईवी रेड्डी। पूछा गया कई बार, ये बताइए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो ध्यान देना 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, वाईवी रेड्डी। इससे पहले कौन से 14वें नंबर के जो थे, ध्यान देना वो कौन थे, एनके सिंह थे। कौन थे, एनके सिंह थे। इतनी बात याद रखना। दूसरी बात है वित्त आयोग का, ध्यान देना मैंने बता दिया कि कार्य होता है ये वित्त आयोग के, तो इनके अध्यक्षों की जो नियुक्ति करेंगे कौन करेगा, राष्ट्रपति। इतनी बात याद रखना। जैसे दूसरा हम बात करें, जैसे चुनाव आयोग होता है, तो चुनाव आयोग के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, ध्यान देना राष्ट्रपति दिलाते हैं। जैसे महिला आयोग की बात किया जाए तो महिला आयोग के सदस्यों को शपथ कौन दिलाते हैं, तो ध्यान देना राष्ट्रपति दिलाते हैं। जैसे महिला आयोग, वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान देना महिला आयोग। तो महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष आपसे पूछा जाए, वर्तमान अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो कौन है, ध्यान दीजिएगा रेखा शर्मा। इनको शपथ कौन दिलाएगा, इनको भी शपथ कौन दिलाएंगे, ध्यान देना राष्ट्रपति दिलाएंगे। जैसे आपने अल्पसंख्यक आयोग का नाम सुना होगा, अल्पसंख्यक आयोग, तो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की शपथ कौन दिलाएगा, पिछड़ा आयोग का नाम सुना होगा आपने, पिछड़ा आयोग, तो पिछड़ा आयोग के अध्यक्षों को शपथ कौन दिलाएगा, ध्यान देना जैसे आपने सुना होगा SC/ST आयोग, ध्यान देना अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग होता है। तो इतना दिमाग में रखिएगा आप लोग, जितने भी प्रकार के आयोग होते हैं, जैसे संघ लोक सेवा आयोग होता है, तो संघ लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों को शपथ कौन दिलाएगा, ध्यान देना जितने भी आयोग हैं सभी प्रकार के आयोगों के अध्यक्षों व सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा, तो भारत के राष्ट्रपति दिलाएंगे। इतनी बात याद रखिएगा। अगली बात किया जाए कि राष्ट्रपति कि ये चीजें हो गई। अब देखिए राष्ट्रपति के पास बहुत सारी चीजें कार्य है। जैसे राष्ट्रपति का सबसे पहला अगर बात किया जाए कि राष्ट्रपति पर कैसे, ध्यान दीजिएगा इधर नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, जैसे राष्ट्रपति का शपथ, देखिए अध्यादेश के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अध्यादेश क्या है, अध्यादेश ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है अध्यादेश क्या है, तो अध्यादेश कब लाया जाता है, ध्यान दीजिएगा जब संसद सत्र नहीं चलता है तो राष्ट्रपति क्या हो जाता है, राष्ट्रपति को विधिक हो जाता है, पता चल जाता है कि अध्यादेश लाना जरूरी है। अध्यादेश को ध्यान देना कोई विधिक बल प्राप्त नहीं होता है। अध्यादेश का पूछा जाए, अध्यादेश का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद, ध्यान देना अनुच्छेद 123 में किसका वर्णन है, अध्यादेश। अगर पूछा जाए अध्यादेश कौन जारी कर सकता है, तो ध्यान देना राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं। क्यों जारी करते हैं, जब संसद सत्र नहीं चलता है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। ध्यान देना अध्यादेश अगर आपसे पूछा जाए, ये बताइए अध्यादेश कितने हफ्ते तक, तो ध्यान देना अध्यादेश जब लाया जाता है तो 6 हफ्ते तक प्रभावी रहता है। प्रभावी का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति को पता चल जाता है कि कोई संसद सत्र या कोई कानून बनाना बहुत जरूरी है, तो राष्ट्रपति क्या ला देते हैं, अध्यादेश ला देते हैं अनुच्छेद 123 के तहत। और ये कितने दिन तक प्रभावी रहता है, तो 6 हफ्ते तक प्रभावी रहता है। अगर यह, ध्यान देना, अगर ये दोनों सदनों से यानी संसद में जाता है, अगर ये संसद में जाता है, दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा से पृथक, ध्यान देना पृथक 2/3 सदस्यों से क्या हो जाता है, पारित हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है, ध्यान देना ये एक्ट बन जाता है। एक्ट मतलब होता है अधिनियम। क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। अधिनियम को और लिख कर आता है कानून बन जाता है, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए ये बताओ एक्ट या अधिनियम को कोई विधिक बल प्राप्त होता है, तो हाँ प्राप्त होता है, लेकिन अध्यादेश को कोई विधिक बल प्राप्त नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा अध्यादेश कौन लाता है, तो राष्ट्रपति लाता है। अध्यादेश का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो याद रखना अनुच्छेद 123 में। कौन अध्यादेश जारी करता है, तो राष्ट्रपति जारी करता है। क्यों जारी करता है, तो याद रखना जब संसद सत्र नहीं चलता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश कितने हफ्ते तक प्रभावी रहता है, तो ध्यान देना
76 तक प्रभावी रहता है। अगर दोनों सदनों से ये पृथक पृथक रूप से 2/3 सदस्यों से पारित हो जाता है तब ये क्या बन जाता है, अधिनियम या कानून बन जाता है। अगला बात किया जाए, ये बताइए अध्यादेश जान गए आप, संयुक्त अधिवेशन जानते हैं, संयुक्त अधिवेशन क्या होता है? तो संयुक्त अधिवेशन ध्यान दीजिएगा, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति बुलाते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 108 के तहत, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाता है संयुक्त अधिवेशन, ध्यान दीजिएगा, संयुक्त अधिवेशन अगर पूछा जाए संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाना पड़ता है, तो इसके लिए भी एक नियम है। जब संसद सत्र नहीं चलता है, राष्ट्रपति को पता चल जाता है कि कोई कानून बनाना बहुत आवश्यक है, तो राष्ट्रपति क्या बुला देते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुला लेते हैं। किसका? लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला लेते हैं। ध्यान देना किस अनुच्छेद के तहत अगर पूछा जाए संयुक्त अधिवेशन का वर्णन किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 108 में। जब पूछा जाए ये बताओ कौन बुलाता है, तो कौन बुलाता है, याद रखना, कौन बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं कौन? राष्ट्रपति बुलाते हैं। किंतु अध्यक्षता कौन करना, अध्यक्षता कौन करते हैं? तो अध्यक्षता कौन करते हैं? ध्यान देना, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, याद रखना। अगर मैं आप लोगों से पूछूं ये बताओ वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष याद रखना ओम बिड़ला है। कौन है? ओम बिड़ला। अगर मैं पूछूं ये बताओ पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो पहले लोकसभा अध्यक्ष याद रखना गणेश वासुदेव मोलंकर थे, याद रखना। वर्तमान पूछा जाए वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष, तो याद रखना ओम बिड़ला है। कौन है? ओम बिड़ला है। अगला पूछा जाए अगर आपसे ये बताओ पहले लोकसभा अध्यक्ष, तो याद रखना पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, वासुदेव मावलंकर। इतनी बात याद रखेंगे आप लोग, बहुत पूछा जाता है। मावलंकर, ठीक है ना, मावलंकर। याद रखिएगा संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 108 के तहत, याद रखिएगा राष्ट्रपति। लेकिन ध्यान देना अध्यक्षता कौन करता है संयुक्त अधिवेशन की? तो जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, आपसे पूछा जाए वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिड़ला है। आपसे पूछा जाए पहले लोकसभा अध्यक्ष बताइए, तो गणेश वासुदेव मावलंकर है। अगला बात करते हैं राष्ट्रपति के ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति को आपातकालीन कुछ शक्तियां प्राप्त है। आपातकालीन शक्तियां 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, जैसे आप जानते हैं कौन कौन से आपातकाल होते हैं। पहला आपातकाल की बात किया जाए तो पहला आपातकाल 3 प्रकार की राष्ट्रपति के पास शक्तियां प्राप्त है। आपातकालीन 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। एक तो होता है राष्ट्रीय आपात, दूसरा होता है आपका राष्ट्रपति शासन, तीसरा होता है वित्तीय आपात। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति को अगर आपसे पूछा जाए आपातकाल, क्या पूछा जाए? आपातकाल। आपातकाल के बारे में जानिएगा आप लोग। अगर पूछा जाए आपातकाल, तो आपातकाल के अगर प्रकार पूछा जाए तो आपातकाल 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं? तो पहला नंबर का है, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आपात। कौन सा? राष्ट्रीय आपात। दूसरा कौन सा है? राष्ट्रपति शासन है। तीसरा कौन सा? वित्तीय आपात। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो ध्यान देना अनुच्छेद 352 में है। अगर पूछा जाए राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 356 में। अगर पूछा जाए वित्तीय आपात का वर्णन किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 360 में है। हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे तीनों प्रकार में। सबसे पहला हमारा है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपात। क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रीय आपात। ध्यान देना राष्ट्रीय आपात को कभी आपातकाल भी लिख के आता है, तो कंफ्यूज ना होइएगा। अगर पूछा जाए ये बताइए राष्ट्रीय आपात कहाँ लगता है, तो राष्ट्रीय आपात ध्यान देना पूरे विश्व में लगता है। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय आपात लगाने के कितने आधार है वर्तमान में, तो 3 आधार है। एक युद्ध है, एक बाह्य आक्रमण है, एक ध्यान देना सशस्त्र विद्रोह। एक क्या है? सशस्त्र विद्रोह है। राष्ट्रीय आपात का अगर पूछा जाए ये बताइए अनुच्छेद कितना है राष्ट्रीय आपात की, किस अनुच्छेद में वर्णन है इसका, तो अनुच्छेद 352 में। राष्ट्रीय आपात कौन लगाता है, तो ध्यान देना भारत के राष्ट्रपति लगाते हैं। अगला अगर पूछा जाए ये बताइए राष्ट्रीय आपात कहाँ लगता है, तो पूरे देश में लगता है। कहाँ लगता है? पूरे देश में लगता है। राष्ट्रीय आपात के बारे में अगर पूछा जाए
ये बताइए, राष्ट्रीय आपात जैसे लग गया तो राष्ट्रीय आपात लगाने के लिए कोई नियम कानून होता है, ऐसे ही तो राष्ट्रपति आपात नहीं लग जाता है। तो ध्यान देना, इसके लिए आधार है। इसके लिए क्या है? आधार है। 3 आधार है। किस आधार पर लगता है? 3 आधार पर लगता है वर्तमान में। पहला आधार है, ध्यान देना, युद्ध है। दूसरा है, आप याद रखना, वाह्य आक्रमण है। क्या है? वाह्य आक्रमण है। और तीसरा पूछा जाए तो ध्यान देना, सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह। ध्यान देना, 3 आधार पर लगता है राष्ट्रपति शासन। पहला युद्ध, दूसरा वाह्य आक्रमण, तीसरा क्या है? सशस्त्र विद्रोह। ध्यान देना, ये वर्तमान आधार है। कौन सा आधार है? वर्तमान आधार है। पहले ध्यान देना, आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह की जगह पर क्या था? आंतरिक अशांति था। आंतरिक अशांति था, ध्यान दीजिएगा। इसे आंतरिक अशांति को ध्यान देना कब हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे खत्म कर दिया गया, आंतरिक अशांति को। और इसके जगह कौन सा शब्द जोड़ गया? ध्यान देना, सशस्त्र विद्रोह। तो पूछा जाए, ये बताओ कब सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया? तो ध्यान देना, 44वें संविधान संशोधन 1978 में। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आपात के लिए मैंने बताया कि राष्ट्रीय आपात से पहले आप लोग 2-3 बातें याद रख लीजिएगा। जैसे आपसे राष्ट्रीय आपात के बारे में पूछा जाता है, ये बताइए, राष्ट्रीय आपातकाल जैसे लगता है तो अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है, या इसके पहले बार ध्यान लीजिएगा, राष्ट्रीय आपात कौन लगाता है? मैंने बताया, राष्ट्रपति भी लगाते हैं। जैसे राष्ट्रीय आपात के बारे में सबसे पहला बिंदु ये पूछा जाता है आपसे कि राष्ट्रपति आपात कितनी बार लगा है? तो ध्यान देना, राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा है। कितनी बार लगा है? राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा है। याद रखना, अब तक कितनी बार लगा है? 3 बार लग चुका है। 3 बार लग चुका है। कब लगा है? ध्यान देना, पहली बार जब लगा, ये कब लगा है? पहली बार लगा है, ध्यान देना, 10 अक्टूबर। कब लगा? 10 अक्टूबर। अगर आपसे पूछा जाए 10 नहीं, 26 अक्टूबर। कब लगा है? पहली बार लगा है 26 अक्टूबर 1962 में लगा। कब लगा? 1962 में लगा। इस समय कौन था? ध्यान देना, 1962 में चीन पहली बार भारत पर आक्रमण करता है। और पहली बार आक्रमण कब लगता है? वो आपातकाल लगता है तो 1962, पूरी डेट याद रखना, 26 अक्टूबर 1962 में क्या करता है? चीन भारत के ऊपर आक्रमण करता है। कारण क्या रहता है? वाह्य आक्रमण के कारण आपातकाल लगता है। इस समय अगर पूछा जाए, इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर पूछा जाए इस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो याद रखना, इस समय राष्ट्रपति जो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इतनी बातें याद रखिएगा। दूसरी बार अगर आपसे पूछा जाए, ये बताओ दूसरी बार आपात कब लगा? तो 3 दिसंबर 1971 को लगा। कब लगा? 3 दिसंबर 1971 को लगता है। ध्यान दीजिएगा, दूसरी बार आपातकाल लगता है। इस समय क्या होता है? जो पाकिस्तान था ना, पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था और इसका भी आधार क्या था? वाह्य आक्रमण था। इस समय अगर पूछा जाए, ये बताइए, जब पाकिस्तान आक्रमण किया था इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो ध्यान देना, इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। आपसे पूछा जाए, ये बताइए, राष्ट्रपति कौन थे? तो इस समय राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी थे। याद रखिएगा। अब यहीं से एक क्वेश्चन और दिमाग में रखिएगा आप लोग। यह डेट जो थी ना, 3 दिसंबर, ध्यान देना, 4 दिसंबर 1971 को, 4 दिसंबर 1971 को नौसेना, ध्यान देना, जो हमारी नौसेना है ना, ये नौसेना, जो भारतीय नौसेना थी ना, ये पाकिस्तान के कराची जो पोर्ट था ना, बंदरगाह था, कराची पोर्ट बंदरगाह पर ये त्रिशूल, ध्यान देना, त्रिशूल ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन चलाती है? भारतीय नौसेना त्रिशूल ऑपरेशन चलाती है। और ध्यान देना, इसीलिए हम लोग नौसेना दिवस, ध्यान देना, नौसेना दिवस कब मनाते हैं? प्रत्येक वर्ष, ध्यान देना, प्रत्येक कई तारीख को मनाते हैं? 4 दिसंबर को मनाते हैं। इतनी बात याद रखना। आपसे पूछा जाता है, नौसेना ने कौन सा अभियान कराची पर लगाया था? तो कराची पोर्ट पर या कराची बंदरगाह पर त्रिशूल ऑपरेशन कौन सा चलाया था? त्रिशूल अभियान। ध्यान देना, ऑपरेशन कौन सा चलाया था? त्रिशूल चलाया था। इतनी बात याद रखिएगा आप लोग। अगर पूछा जाए नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आपसे पूछा जाए कराची जो बंदरगाह था उसको
जो उसको पाकिस्तान में ये कराची पड़ता है, इसको किसने नस्ते नाबूद किया था? तो याद रखना भारत ने नस्ते नाबूद कर दिया था, इसीलिए नौसेना ने किया था। किसने किया था? नौसेना ने। अगर पूछा जाए ये बताइए दूसरी बात तो आप जान गए, तीसरी बार कब आपातकाल लगा? तो ध्यान देना तीसरी बार जब आपातकाल लगा ये थी 25 जून। ध्यान देना 25 जून 1975 की डेट थी। अंतिम बार आपातकाल कब लगा? 1975 में लगा। अगर पूछा जाए ये बताइए आपातकाल का कारण क्या था? तो आंतरिक अशांति थी। कारण क्या था? आंतरिक अशांति थी। आपसे पूछा जाए ये बताइए इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो प्रधानमंत्री तत्कालीन कौन रहती है? ध्यान देना इंदिरा गांधी रहती है। और आपसे पूछा जाता है आंतरिक अशांति का कारण जो आपातकाल लगा था उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो ध्यान देना उस समय राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद रहते हैं। ये पंजाब प्रांत में ध्यान देना इंदिरा गांधी की सरकार रहती है। इंदिरा गांधी की सरकार जाने वाली रहती है। इंदिरा गांधी के विरोध में, चुनाव प्रचार के विरोध में पंजाब में क्या हो जाता है? दंगा हो जाता है। और दंगा होने की वजह से क्या करती है इंदिरा गांधी? पंजाब में पहली बार ध्यान देना आंतरिक अशांति के कारण लगाकर क्या लगा देती हैं? आपातकाल लगा देती हैं 1975 में। फिर इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? आधार दिया कि 1975 में जो आपातकाल लगा था वो आंतरिक अशांति गलत थी। आंतरिक अशांति क्या था? गलत था। उसी शब्द को हटाकर, ध्यान देना उसी शब्द को हटाकर, जो मैंने बताया ना आंतरिक अशांति शब्द को कब हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा ये राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में था। अगला अगर बात किया जाए नेक्स्ट हमारा है, इससे पहले ध्यान देना नेक्स्ट नंबर का जो आपातकाल है, हाँ ध्यान दीजिएगा, हाँ गौर करिएगा, समझो। देखिए जो आपको बता रहे हैं ना इस सभी चीजें आप नोट डाउन करते चलें और पेन कापी अपने साथ में रखें। इससे क्या रहेगा आपका साथ में रिवीजन भी होता रहेगा। और ज्यादातर मैं कोशिश जो करता हूँ आपको यहीं पर याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और आपसे इसी में पूछा जाता है राष्ट्रीय आपात में, ध्यान दीजिएगा राष्ट्रीय आपात में और पूछा जाता है, थोड़ा सा और जान लीजिए आप लोग। राष्ट्रीय आपात में क्या पूछा जाता है? आपसे पूछा जाता है ये बताइए राष्ट्रीय आपात कहाँ से लिया गया? तो ध्यान देना राष्ट्रीय आपात का अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो याद रखिएगा अनुच्छेद 352 में पहले ही बता चुका हूँ। आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय आपात कहाँ से लिया गया है तो याद रखिएगा कहाँ से लिया गया राष्ट्रीय आपात? तो जर्मनी के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। अगर पूछा जाए संविधान संशोधन, पूछा जाए संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया? तो संविधान संशोधन का वर्णन किस अनुच्छेद में बताइए? संविधान संशोधन का वर्णन अनुच्छेद 368 में। अगर पूछा जाए कहाँ से लिया गया तो बताइए दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इतनी बात याद रखेंगे आप लोग, ठीक है ना? इसे सब नोट डाउन करते हुए चले। देखिए राष्ट्रीय आपात जब लागू हो जाता है ना तो ये कितने महीने तक के लिए प्रभावी रहता है? तो ध्यान देना ये प्रभावी जो रहता है याद रखिएगा, जो ये प्रभावी रहता है 1 माह तक के लिए। कितने माह तक के लिए? 1 माह तक के लिए ये प्रभावी रहता है राष्ट्रीय आपात। अगर पूछा जाए ये बताओ कितने अधिकतम अवधि तक लग सकता है, कितने दिन तक राष्ट्रीय आपात लग सकता है? तो राष्ट्रीय आपात ध्यान देना पूरे देश पर लगता है और इसकी संविधान में कहीं पे भी अधिकतम सीमा की कोई वर्णन नहीं है। इतनी बातें याद रखना। राष्ट्रीय आपात की अधिकतम, ध्यान देना अधिकतम सीमा का कोई वर्णन नहीं कि कितने दिन तक लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा अधिकतम सीमा कितने दिन तक लगेगा राष्ट्रीय आपात, इसके बारे में कोई वर्णन नहीं है। देखिए राष्ट्रीय आपात जब राष्ट्रपति लगाते हैं ना तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल जो होती है ना तो मंत्रिमंडल से लिखित रूप से सहमति लेना पड़ता है, तब राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लगाया जाता है। नेक्स्ट बात किया जाए, ये पहला बिंदु था, ध्यान देना राष्ट्रीय आपात। अगला अगर बात किया जाए ये बताओ दूसरा मैंने बताया था, क्या बताया था आपको? दूसरा मैंने बताया था ध्यान देना राष्ट्रपति शासन। क्या बताया था? राष्ट्रपति शासन। ध्यान देना दूसरा राष्ट्रीय आपात आप याद रखिएगा। अगर पूछा जाए ये बताइए राष्ट्रपति शासन कौन लगाता है? तो राष्ट्रपति शासन कौन लगाएगा? नेक्स्ट ध्यान देना आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रपति शासन। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट है हमारा टॉपिक राष्ट्रपति शासन। क्या है? राष्ट्रपति शासन। देखिए राष्ट्रपति शासन कहाँ लगता है?
तो राष्ट्रपति शासन पहली बार ध्यान देना राज्यों में लगता है। कहाँ लगता है? राज्यों में लगता है। ध्यान दीजिएगा जो लगता कैसे है, तो राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं ना, राज्यों के राज्यपाल या उस राज्य का जो सुप्रीम कोर्ट होता है, वहां पर क्या होता है, जब ध्यान देना किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र क्या हो जाता है या वहां की जो कानून व्यवस्था होती है वो विफल हो जाती है, तो क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन लगता है। क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन लगता है। ध्यान देना राष्ट्रपति शासन कौन लगाता है? तो राष्ट्रपति शासन ध्यान देना राष्ट्रपति लगाते हैं, किंतु शासन कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल शासन करते हैं। ध्यान देना जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो राष्ट्रपति अधिकतम शासन कितने दिन तक लग सकता है? तो ध्यान देना 3 वर्ष तक अधिकतम लग सकता है। और राष्ट्रपति शासन जो लगता है पहली बार, तो ध्यान देना वो 6 माह तक के लिए लगता है। कितने माह तक के लिए लगता है? 6 माह तक के लिए लगता है। अगर पूछा जाए ये बताओ राष्ट्रपति शासन सबसे पहली बार कब लगा था? तो राष्ट्रपति शासन ध्यान देना सबसे पहली बार पंजाब में लगा था। कहाँ लगा था? पंजाब में। अगर पूछा जाए दूसरी बार कहाँ लगा, तो केरल में लगा था, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था, तो उत्तर प्रदेश में लगा था। कितनी बार लगा है? तो ध्यान देना 10 बार लगा। अगर पूछा जाए आपसे ये बताओ राष्ट्रपति शासन किसके शासनकाल में सबसे अधिक बार लगा है, तो इंदिरा गांधी की सरकार में राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक बार लगा है। इतनी बातें याद रखेंगे। अगर पूछा जाए राष्ट्रपति शासन के बारे में, तो राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो याद रखना अनुच्छेद 356 में है। राष्ट्रपति शासन कौन लगाता है? लगाता कौन है? तो ध्यान देना कौन लगाएगा? राष्ट्रपति लगाएगा। आपसे पूछा जाए यदि ये बताओ राष्ट्रपति शासन कहाँ लगता है, तो राज्यों में लगता है। ध्यान देना कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाते हैं। ध्यान देना कैसे लगाएंगे, तो राज्यों के जो राज्यपाल रहेंगे, राज्यों के राज्यपाल या उस राज्य का हाई कोर्ट, उस राज्य का क्या, उस राज्य का जो ध्यान देना हाई कोर्ट है, वो क्या कहते हैं यहाँ पर, ध्यान देना जैसे उत्तर प्रदेश है, क्या है, उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश का मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं प्रयागराज। क्या लेते हैं? प्रयागराज। तो प्रयागराज में क्या है भाई, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है। तो हाई कोर्ट यहाँ पर, यहाँ का जो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट और यहाँ के जो ध्यान देना राज्यपाल है, यहाँ के राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल, ये दोनों लोग क्या कह दे, यहाँ की कानून व्यवस्था, ध्यान देना यहाँ की क्या कह दे, कानून व्यवस्था ध्यान दीजिएगा या नहीं सही है, ध्यान देना कानून व्यवस्था सुचारू रूप से ना चले या संवैधानिक तंत्र, ध्यान देना संवैधानिक तंत्र क्या हो जाए, विफल हो जाए और कौन कह दे ये सब चीज, ये राज्यों के या उस राज्य के राज्यपाल कह दे या वहां का जो हाई कोर्ट है वो किससे कह देगा, राष्ट्रपति से कह देगा। तो राष्ट्रपति क्या लगा देंगे, राज्यों में राज्यपाल शासन लगा देंगे, राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इतने बात याद रखना। राज्यों में राष्ट्रपति शासन कौन लगाता है, तो राष्ट्रपति शासन ध्यान देना राष्ट्रपति लगाते हैं, लेकिन राज्यों में जो शासन होता है किसका होता है, तो ध्यान देना राज्यों में शासन किसका होता है, तो राज्यों में शासन ध्यान दीजिएगा राज्यपाल का होता है। किसका होता है, राज्यपाल का। अगर ये पूछा जाए ये बताओ राष्ट्रपति शासन कितने दिनों तक के लिए प्रभावी रह सकता है, तो राष्ट्रपति शासन ध्यान देना प्रभावी कितने दिन तक रह सकता है, तो प्रभावी रह सकता है 6 माह तक। अगर पूछा ये बताओ राष्ट्रपति शासन कितने दिनों तक लगा रह सकता है, तो अधिकतम सीमा कितनी है राष्ट्रपति शासन की, तो अधिकतम सीमा ध्यान देना 3 वर्ष तक की है। कितने वर्ष तक की है, 3 वर्ष तक की है अधिकतम। ध्यान देना ये जब 6 माह तक लगता है ना, तो ये राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से नहीं लगा देते हैं, मंत्रिमंडल की सलाह के बाद लगाते हैं। जब ये दोनों सदनों से, ध्यान देना संसद के 2 सदन होते हैं, ध्यान देना संसद के कितने सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है और एक क्या होता है, राज्यसभा। ये दोनों सदनों से पृथक रूप से 2/3 सदस्यों से क्या हो जाता है, पारित हो जाता है। तो 6 महीने तक के लिए पहली बार लग जाता है। जब राष्ट्रपति शासन को और 6 महीने बढ़ाना रहता है, तो ध्यान देना चुनाव आयोग से क्या लेना पड़ता है, परामर्श लेना पड़ता है कि चुनाव अगर ध्यान देना कराना बहुत जरूरी है, तो राष्ट्रपति शासन लेकिन लगाने से पहले चुनाव आयोग से पूछना पड़ता है। फिर अगले 6 महीने के लिए बढ़ाना है, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, फिर वहां संसद में जाएगा और फिर संसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पारित होगा, फिर अगले 6 महीने के लिए। इस प्रकार से अधिकतम कितने वर्ष तक के लिए लग सकता है किसी भी राज्य के ऊपर, तो 3 वर्ष। अपवाद है, ध्यान देना पहले क्या था, अपवाद था
जब अनुच्छेद 370, ध्यान देना, अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर राज्य से। इससे जम्मू कश्मीर राज्य को पहले विशेष दर्जा का वर्णन था, यह अपवाद था। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष से अधिक भी लगता था, लेकिन जब 370 खत्म कर दिया गया तो याद रखिएगा किसी भी राज्य पर अधिकतम राष्ट्रपति शासन कितनी वर्ष तक लग सकता है? तो 3 वर्ष तक। अगर पूछा जाए ये बताओ राष्ट्रपति शासन पहली बार कहाँ लगा, तो ध्यान देना, पहली बार आपसे पूछा जाए तो पहली बार याद रखना कहाँ लगा, याद रखिएगा पंजाब में लगा। कहाँ लगा? पंजाब में। अगर दूसरी बार पूछा जाए कहाँ लगा? केरल में लगा। अगर पूछा जाए ये बताओ सबसे अधिक बार बताओ कहाँ लगा, तो सबसे अधिक बार याद रखना यूपी में लगा। कहाँ लगा? यूपी में लगा। कुल कितनी बार लगा? तो याद रखना 10 बार लगा। अब आपसे अगर पूछा जाए ये बताओ राष्ट्रपति शासन जो है किसकी सरकार में अधिकतम बार लगा, तो किसकी सरकार में? इंदिरा गांधी की सरकार में। याद रखना इंदिरा गांधी की सरकार में कितनी बार लगा? तो इंदिरा गांधी जब तत्कालीन प्रधानमंत्री थी तब उनकी शासनकाल में ध्यान देना 49 बार। कितने बार लगा? 49 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। ये राष्ट्रपति शासन के ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा। नेक्स्ट जो है हमारा वित्तीय आपात, ये दूसरे नंबर का आपातकाल था। ध्यान देना, तीसरा अगर हम पढ़ेंगे तो वित्तीय आपात है। आपसे पूछा जाए ये बताओ वित्तीय आपात क्यों लगता है, तो ध्यान देना जब देश में धन का संकट हो जाता है। क्या हो जाता है? जब पैसे की कमी हो जाती है तो क्या लगता है? वित्तीय आपात लगता है। आपसे पूछा जाता है ये बताइए वित्तीय आपात कभी लगा है कि नहीं लगा, तो वित्तीय आपात अभी तक कभी भारत में नहीं लगा है। अगर पूछा जाए ये बताइए वित्तीय आपात का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो याद रखना वित्तीय आपात का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 360 में है। अगर आपसे पूछा जाए ये बताइए वित्तीय आपात कौन लगाता है, तो ध्यान देना भारत के राष्ट्रपति लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? जब धन का क्या हो जाता है? संकट हो जाता है। तो याद रखना वित्तीय आपात याद रखिएगा, वित्तीय आपात। आपसे पूछा जाए ये बताइए वित्तीय आपात का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 360। वित्तीय आपात क्यों लगता है, तो क्यों लगता है याद रखिएगा धन के संकट पर। कहाँ धन के संकट पर? तो ध्यान देना देश में। क्या लगा कभी अभी तक? तो कभी नहीं लगा है। ध्यान देना वित्तीय आपात। वित्त से याद रखना वित्त विधेयक या कहा जाए इसी को धन विधेयक का वर्णन किस अनुच्छेद में? तो धन विधेयक या वित्त विधेयक का वर्णन किस अनुच्छेद में है? याद रखना अनुच्छेद, ध्यान दीजिएगा धन विधेयक अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक कहाँ पेश होता है? तो धन विधेयक ध्यान देना केवल और केवल कहाँ पेश होता है? तो ध्यान देना लोकसभा में पेश होता है। इतना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गौर करिएगा। धन विधेयक या वित्त विधेयक कहाँ पेश होता है? तो धन विधेयक कहाँ पेश होता है? ध्यान देना या वित्त विधेयक केवल और केवल कहाँ? लोकसभा में। वित्त विधेयक का वर्णन कहाँ पर है? अनुच्छेद 110 में। आपसे पूछा जाए ये बताइए वित्त विधेयक पेश करने से पहले किसके हस्ताक्षर होने चाहिए? तो ध्यान देना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने चाहिए। ये वित्त आपात था। तो ध्यान देना अब तक कभी भी वित्त आपात भारत में नहीं लगा। आपसे पूछा जाए वित्तीय आपात का वर्णन कहाँ है? अनुच्छेद 360 में है। ध्यान दीजिएगा। अगला ये तीनों आपात, ये तीसरे नंबर का आपातकाल था, गौर करिएगा। ये किस नंबर का? तीसरे नंबर का आपातकाल था। दूसरी बात किया जाए हम राष्ट्रपति के थोड़े से महाभियोग पर बात कर लेते हैं। महाभियोग, ध्यान दीजिएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगता है और क्यों लगता है, ये कारण जान लेते हैं। देखिएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग, क्या बात करना है? महाभियोग राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बात करते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगता है। तो ध्यान दीजिएगा महाभियोग का अगर पूछा जाए महाभियोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो ध्यान देना अनुच्छेद 161 पर। महाभियोग किसके ऊपर लगता है? तो ध्यान दीजिएगा केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति के ऊपर क्या लगता है? महाभियोग लगता है। इतनी बातें याद रखेंगे। दूसरी बात अगर पूछा जाए ये बताइए महाभियोग कहाँ से लिया गया है? महाभियोग राष्ट्रपति के ऊपर जो लगता है कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए या अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा अमेरिका के संविधान से कई सारी चीजें ले गई।
राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया गया, ये कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से, याद रखना। कहां से लिया गया? अमेरिका से। आपसे पूछा जाए जो उपराष्ट्रपति का पद है, उप राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति का पद है, कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। आपसे पूछा जाए हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, कौन होते हैं? न्यायाधीश होते हैं, उन पर महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है? याद रखना, महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से। आपसे पूछा जाए PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसी को हिंदी में बोलते हैं जनहित याचिका। जनहित याचिका कहां से ली गई है? आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं, ये बताओ जनहित याचिका के जनक भारत में कौन है? तो PN भगवती। याद रखना, PN भगवती है। कौन है? PN भगवती क्या है? जनक है जनहित याचिका के। जनहित याचिका का मतलब क्या होता है? ध्यान देना, पूछने का अधिकार। पूछने का अधिकार अगर पूछा जाए, RTI भारत में कब लागू हुई? इसे बोलते हैं, RTI का फुल फॉर्म होता है राइट इंफॉर्मेशन। ध्यान देना, राइट टू इंफॉर्मेशन। RTI का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन। RTI कब लागू हुई? RTI या अधिनियम कब आया? तो 2005 में। आपसे पूछा जाए RTI का मतलब क्या होता है? सूचना का अधिकार होता है। आपसे पूछा जाए, ये बताइए जो मनरेगा है, ये कब आया? तो एक्ट कौन सा था? 2005। आपसे पूछा जाए, ये बताइए जो मनरेगा हो गया। आपसे पूछा जाए, ये बताइए जो RTI हो गया, ध्यान दीजिएगा, RTI के बाद RTE, ध्यान दे जाए। RTI का मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। आपसे पूछा जाए RTE कब आया? इसे बोलते हैं राइट टू एजुकेशन। RTE का फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन, अर्थात शिक्षा का अधिनियम। शिक्षा का अधिनियम कब आया? तो ध्यान देना, शिक्षा का एक्ट कब आया? तो एक्ट आया 2009 में। अब अगर पूछा जाए शिक्षा का अधिनियम लागू कब हुआ? तो ध्यान देना, 1 अप्रैल 2010 को क्या हुआ? लागू हुआ। याद रखना। आपसे पूछा जाए सेज कब आया? तो ध्यान देना, कौन से अधिनियम से लेकर आया गया? तो सेज लेकर आया गया। एक्ट इसका क्या है? सेज का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सेज का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसे बोलते हैं जैव विविधता क्षेत्र। जैव विविधता भारत में सबसे ज्यादा कहाँ है? बताइए। केरल में है। कहाँ है? केरल में। तो याद रखना, RTI कब आई? 2005 में लाया गया। आपसे पूछा जाए मनरेगा कब आया? 2005 में। आपसे पूछा जाए RTE कब आया? इसे बोलते हैं RTE का फुल फॉर्म होता है, ध्यान दीजिएगा, राइट टू एजुकेशन होता है। RTI का क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन होता है। आपसे पूछा जाए सेज का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। इसका अधिनियम कब है? तो 2005 में है। इतनी बातें आप याद रखेंगे महाभियोग से। दूसरी बात, आपसे पूछा जाए अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद लिया गया। राष्ट्रपति पर ध्यान देना, महाभियोग की प्रक्रिया या सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों पर जो प्रक्रिया दी गई है महाभियोग की, वो कहां से ली गई? ध्यान देना, वो अमेरिका के संविधान से। आपसे पूछा जाए जनहित याचिका कहां से ली गई? तो ध्यान देना, यहीं से ली गई, अमेरिका के संविधान से। आपसे पूछा जाए जनहित याचिका के जनक कौन है? तो PN भगवती है। याद रखिएगा। महाभियोग क्या अभी तक किसी राष्ट्रपति के ऊपर लगा है? तो आज तक कभी भी किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगा है। इतनी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला अगर बात किया जाए इसी महाभियोग से आगे चलते हैं। देखिए, राष्ट्रपति से कुछ राष्ट्रपति के पास अन्य शक्तियां भी हैं। इतनी शक्तियों के बाद राष्ट्रपति के पास कुछ न्यायिक शक्तियां हैं। कैसी शक्तियां हैं? न्यायिक शक्तियां हैं। देखिए, राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्तियों में क्या क्या आता है। जैसे हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति की सबसे अगली शक्तियों में बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा, अगली शक्ति जैसे मैं बात करूं न्यायिक शक्ति। कैसी? न्यायिक शक्ति, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति से संबंधित आपसे अनुच्छेद पूछे जाते हैं। देखिए, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है। कैसे हैं अनुच्छेद? अगर आपसे पूछूं, मैं बताओ, अनुच्छेद 52 में क्या है? आप लोग बताइए। अनुच्छेद 53 में क्या है? अनुच्छेद 54 में क्या है? अनुच्छेद 55 में क्या है? अनुच्छेद 56 में क्या है? अनुच्छेद 57 में क्या है? आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 60 में क्या है? अनुच्छेद 61 में क्या है? अनुच्छेद 72 में क्या है? आपसे पूछा जाए, ये बताइए अनुच्छेद 80 में क्या है? अनुच्छेद 81 में क्या है? 72 से पहले देखिएगा, अनुच्छेद
आपसे पूछा जाए 79 इसमें, या 75 पूछा जाए, 79 पूछा जाए, आपसे पूछा जाए 80 पूछा जाए, 81 पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा 124 भी ले लें कुछ। ये सारी एक फैक्ट है, ध्यान देना। अगर आपसे कहा जाए अनुच्छेद 52 में क्या है, तो भारत में क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। भारत में क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 52 में। आज आपसे पूछा जाता है अनुच्छेद 53 में क्या है, तो कार्यपालिका का प्रमुख, कार्यपालिका का प्रमुख, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है बताओ, राष्ट्रपति होता है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 53 के तहत। आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 54 में क्या है, तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, एकल समकक्षीय मत पद्धति के आधार पर होता है। अनुच्छेद 55 में कहा जाए तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है, कैसी होती है बताओ, एकल समकक्षीय मत पद्धति के आधार पर होती है। अनुच्छेद 56 कहा जाए तो याद रखिएगा राष्ट्रपति की पदावधि है, राष्ट्रपति की क्या है, पदावधि है। अनुच्छेद 56 में क्या है, राष्ट्रपति के पदावधि है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 56 में क्या है, राष्ट्रपति से पदावधि। अनुच्छेद 56 में 57 में क्या है, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति दोबारा अपॉइंटमेंट हो सकते हैं। अनुच्छेद 60 में क्या है, शपथ लेने का वर्णन है राष्ट्रपति के। अनुच्छेद 61 में क्या है, महाभियोग है, क्या है, महाभियोग है। अनुच्छेद 72 में क्या है, क्षमादान है। अनुच्छेद 72 में क्या है, क्षमादान है। अनुच्छेद 75 में क्या है, ध्यान दीजिएगा, मंत्रिपरिषद है, क्या है, मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद कह दे चाहे प्रधानमंत्री कह दे। अनुच्छेद 79 में क्या है, ध्यान दीजिएगा, संसद है। संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है, एक क्या होता है, लोकसभा होता है, एक क्या होता है, राज्यसभा, याद रखना, राज्यसभा। तो लोकसभा का वर्णन किसमें, अनुच्छेद 80 में। राज्यसभा का वर्णन किसमें, अनुच्छेद 81 में। और 124 में क्या, ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट है। 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। थैंक यू, आप लोगों ने हमारा ये वीडियो देखा, और आपको अगर इसमें लग रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को बताइए और शेयर करिए, लाइक करिए, और आप कमेंट भी कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा अपनी तैयारी को आप इससे और बेहतर कर सकते हैं कम समय में। ध्यान दीजिएगा, ज्यादा तैयारी, बाकी आपको YouTube चैनल पर तो बहुत सारे चैनल आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपके लिए हम चाहते तो लिख कर ले आ सकते थे, लेकिन हम लिख के नहीं लाएंगे, आपको यहीं पर ज्यादातर चीजें याद कराने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।